हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भाग 1, जो कि एक भाग है हमारे अध्याय 1 का। और इसके बाद में हम भाग 2 भी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के, लेकिन इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भाग 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या प्रकार होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने क्या प्रयोग करा है, हमको उससे क्या अवलोकन देखने को मिलता है और निष्कर्ष भी हम क्या निकाल पाते हैं। ठीक है, एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड बिना या फिर इसको बिना भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना ले, इसमें धीरे धीरे पानी डाले, बीकर को स्पर्श करे। तो इसमें क्या हुआ, हमने थोड़ी सी मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की ली, उसको बिना भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, और उसमें धीरे धीरे पानी डाला। ठीक है, समझ में आया, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये पानी है। और जब हम धीरे धीरे पानी डाला, उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको बस उस बीकर को जरा स्पर्श करना है, जरा छू के देखना है। तो हमको क्या पता पड़ता है, उससे क्या दिखता है, बीकर की भित्ति या फिर बीकर का जो वॉल है, बीकर की जो भित्ति है, वो छूने पर तापमान में वृद्धि होती हुई हमको पता पड़ती है। मतलब तापमान बढ़ता हुआ हमको लगता है कि जब हम बीकर को छूते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को धीरे धीरे पानी में डालने के बाद में, तो बीकर थोड़ा सा गर्म लगने लगता है। निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष मतलब हमको क्या पता पड़ा, इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, कैल्शियम ऑक्साइड और जल एक ही उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। तो हमको क्या पता पड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर हमको क्या देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो क्या होता है, इनका गठबंधन होता है और तब हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। समझ आया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल का गठबंधन होता है और हमको उससे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया है तो संयोजन अभिक्रिया। तो हमने अभी क्या करा था, एक्टिविटी क्रियाकलाप में हमने करा कि जो जल है, जल में हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दिया, और जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने के बाद में क्या हुआ, हमको पता पड़ा कि तापमान जो है, तापमान बढ़ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन वगैरह हुआ, क्या अभिक्रिया हुई। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो क्या मतलब, बिना भुजा हुआ चूना जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जल के साथ में बहुत ही ज्यादा फटाफट से अभिक्रिया करता है, बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करता है और उससे बनाता है भुजा हुआ चूना। भुजे हुए चूने को हम क्या बोलते हैं, भुजे हुए चूने को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसका निर्माण करता है और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रिएक्शन CaO है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2O है पानी, जल है ना, वो हमारे अभिक्रिया करता है बहुत ही तीव्रता से और हमको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं, भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं ना, और उसके साथ में हमको देता है ऊष्मा, है ना, गर्मी देता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारे जो बीकर की भित्ति है वो गर्म हो जाती है। अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण तो है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे एक Ca है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। ठीक है, समझ में आया संयोजन अभिक्रिया की एक ये जो हमने उदाहरण देखा। हम बताएंगे आगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि बिना भुजे हुए चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो बनाता है भुजा हुआ चूना और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर हमको देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट या फिर ऊष्मा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब 2 चीजें मिलाकर हमको
एक उत्पाद देती है। दो अभिकारक मिलाकर हमको एक उत्पाद देती है। ऐसे हमारे जो अभिक्रियाएं होती हैं उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर हमको एक चीज देते हैं, वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है भाई, समझ आया संयोजन अभिक्रिया क्या है? दो चीजें मिलाकर जब हमको एक चीज देती है, दो पदार्थ या दो अभिकारक मिलकर हमको जब एक उत्पाद देते हैं तो तब हमको मिलता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण देख लीजिए। एक तो ये रहा, यही है एक उदाहरण। दूसरा ये रहा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर हमको देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और तीसरा क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मिलकर देते हैं वाटर या फिर पानी या फिर जल। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है? दो चीजें मिल रही हैं और एक चीज बन रही है। इसमें भी दो चीजें मिल रही हैं और एक चीज बन रही है, तो इसीलिए इनको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया तो समझ में आ गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसका एक उदाहरण भी हमने अभी अभी पढ़ा था। ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ में जब हम मिलाते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलता है? और हमको मिलती है ऊष्मा। तो ये क्या है? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण फिर से ये रहा, ये एक उदाहरण है। दूसरा है CH4 प्लस ऑक्सीजन हमको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और उसके साथ में हमको देता है ऊष्मा या फिर ऊर्जा। हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तीसरा क्या है? तीसरा है ये C6H12O6 और उसके साथ में ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा मतलब एक ही चीज होती है। ऊर्जा के माध्यम से कभी कभी ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इसीलिए हम ऊष्मा और ऊर्जा दोनों को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ही मानते हैं। तो ये तीन उदाहरण समझ में आ गए। ये जो है इसके बारे में, तीसरे उदाहरण के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले, तो आप इतना बड़ा कंपाउंड देके, इतना बड़ा नाम देके डरिए मत। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा आसान सरल सी चीज है। ठीक है, पर आपको ये समझ में आ गया संयोजन अभिक्रिया क्या है और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। संयोजन में दो चीजें मिलकर एक चीज बनाते हैं और ऊष्माक्षेपी में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में और पढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था कि उत्पाद के साथ में जब भी ऊष्मा का उत्पन्न होता है तो वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नीचे क्या है? ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं ना तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको उससे शक्ति मिलती है। तो पाचन क्रिया में क्या होता है? हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो वो उत्पाद बनते हैं, और जो उत्पाद के साथ में हमको मिलती है ऊर्जा। तो ये भोजन का पचाना भी, भोजन की पाचन क्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उत्पाद के साथ में हमको एक और चीज मिल रही है जो कि है ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा। ठीक है, शक्ति जो हमको मिल रही है। समझ आया इतना? आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में और क्या क्या आता है। जैसे चावल, ये हम खाने पाचन क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम
श्वसन है, यानी कि श्वसन है यानी कि सांस लेना। श्वास मतलब सांस, ठीक है, तो श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है, जो हमारा खाना होता है, खाना जैसे कि आलू, ब्रेड, चावल वगैरह वगैरह जो है, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, वो आगे टूट जाता है किसमें, वो टूट जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में वो टूट जाता है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसका पूरा, पहले खाना खाते हैं, खाना से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है। ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में पड़े हुए ऑक्सीजन के साथ में हमको क्या देता है, हमको देता है ऊर्जा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन। ठीक है, अब ये रही हमने जो तीसरी वाली वो अभी समीकरण पढ़ा था, बड़ा सा नाम था, सोच रहे होंगे कि क्या था मैम, अब बताओ। ये देखिए, यही है वो C6H12O6 जो है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। वही ग्लूकोज जो आप पानी में मिला के पीते हैं, वो ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर पहले से ही होता है, जो कार्बोहाइड्रेट से टूट के बनता है। और वो जो ग्लूकोज है उसको हम C6H12O6 की तरह लिखते हैं। ठीक है, और ये C6H12O6 क्या करता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, कोशिकाओं में उपस्थित होने वाले ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और हमको ऊर्जा देता है। लेकिन ऊर्जा के साथ में हमको और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो हम बाहर निकाल देते हैं, जो हम सांस लेते वक्त बाहर छोड़ते हैं ना, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं और पानी हमारे शरीर में रह जाता है। ठीक है, समझ में आया। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हम बाहर छोड़ देते हैं, उसके साथ में पानी बनाता है और उसके साथ में हमको देता है ऊर्जा काम करने की। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। शाक सब्जी, तो ये क्या है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर, वो है श्वसन, जिसका ये आपको समीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और ये जो इसकी संख्याएं हैं, गणांक संख्याएं जो हैं यहाँ पे गुणा करी हुई, वो भी आपको याद होनी चाहिए, वरना ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो सब्जियों का जो वेस्ट होता है, जो ये सारे फेंक देने वाले क्या सब्जियों के छिलके होते हैं, ये सब जब हम साथ में रखते हैं तो ये मान लीजिए हमने इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, मिट्टी के अंदर दबाने के बाद में ये विघटित होने लगते हैं। विघटित मतलब ये भी टूटने लगते हैं, और जब ये टूटते हैं तब ये भी बाहर देते हैं ऊष्मा या फिर ऊर्जा। ठीक है, और उस ऊर्जा को फिर हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी कई ज्यादा तकनीकी हमारे पास में चीजें आ गई हैं जो कि इस ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर हम घर चला सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर याद रखिए कि जो शाक सब्जियों के वनस्पति द्रव्य होते हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, समझ आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्रियाकलाप देखते हैं। दूसरा क्रियाकलाप अब क्या है, प्रयोग मतलब हमने क्या करा, हमने एक शुष्क कथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। कथन नली का बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करिए। ठीक है, कथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर हम गर्म करेंगे, और उस कथन नली में क्या है, उस कथन नली में है 2 ग्राम फेरस सल्फेट। ठीक है, और हमको क्या करने को बोला है, हमको बोला है कि उस क्रिस्टल के रंग पर ध्यान देने को। अवलोकन मतलब क्या दिख रहा है हमको, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाषणिक
या फिर विशिष्ट मतलब अभिलाषणिक मतलब बिल्कुल अलग, वो सिर्फ उसी एक अभिक्रिया में जो आती है उसको हम अभिलाषणिक बोलते हैं, जो कि सिर्फ उसी अभिक्रिया में हमको ऐसी गंध आ सकती है, उसी अभिक्रिया में हमको ऐसी एक विशिष्ट गंध आ सकती है। ठीक है, तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाषणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि फेरस सल्फेट को हमने गरम करा तो कथन नली में जो फेरस सल्फेट है उसका रंग बदला। क्या बदला हम आगे देखेंगे, उसका रंग बदला, और फेरस सल्फेट के गर्म करने पर सल्फर जो है, सल्फर का दहन हुआ। ठीक है, सल्फर के दहन से एक विशिष्ट गंध मिली हमको, जो कि हम सूंघकर बता सकते हैं कि अच्छा हाँ, यहाँ पे तो सल्फर का दहन हुआ है। क्यों? क्योंकि एक विशिष्ट गंध होती है, ये एक अभिलाक्षणिक गंध होती है जो कि सिर्फ उसी अभिक्रिया में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आप सूंघकर भी बता सकते हैं कि अच्छा सल्फर का दहन हुआ है। परिणाम क्या है? गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे से काले रंग का पाउडर होता है। तो गर्म करने से पहले फेरस सल्फेट के क्या था रंग? फेरस सल्फेट का रंग था हरा रंग था। उसके बाद में हमने जब गर्म करा, गर्म करने पर सल्फर उड़ गया तो क्या हो गया? सल्फर उड़ गया तो हमारे पास में बच गया फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड जो है वो लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे या फिर काले रंग का पाउडर होता है। तो रंग बदल गया हमको, उससे क्या, और हमको एक गंध आ गई, उस सब से हमको क्या समझ में आया कि सल्फर का दहन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष। सरल उत्पाद देने के लिए एक एकल अभिकारक विभाजित हो जाता है, मतलब एक इकलौता जो अभिकारक है वो अपने दो उत्पादों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, या फिर एक जो अपना उत्पाद है वो एक सरल एक जो हमारा अभिकारक है वो एक सरल उत्पाद देने के लिए वो हो जाता है हमारा विभाजित, और विभाजित होकर या तो एक गैस दे देगा, है ना, या फिर कुछ और दे देगा, लेकिन उसके साथ में हमको देगा एक सरल उत्पाद। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ये किस तरह की अभिक्रियाएं हैं वगैरह। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया ना? फेरस सल्फेट जो है वो हरा रंग का था और वो एकदम से लाल भूरे रंग का हो गया। लाल भूरे रंग का क्यों हुआ? क्योंकि सल्फर का दहन हो गया और वो फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अभी जो हमने पढ़ा ना वो इसी तरह की एक अभिक्रिया है, वो वियोजन या फिर अपघटन की एक अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल अभिक्रिया के दौरान फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है। तो वो क्या क्या बना देता है भाई? वो एक बना देता है फेरिक ऑक्साइड, एक बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड और एक बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अकेला बेचारा क्या? सिर्फ एक अकेला फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट जो है वो अकेला विभाजित हुआ तीन चीजें देने के लिए। एक हो गया फेरिक ऑक्साइड, एक हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो गया हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इन तीन चीजों को देने के लिए एक इकलौता अभिकारक विभाजित हो गया। ठीक है, इसको हम एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए चित्र में कथन नली के खुले सिरे, तो हमने क्या करा? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया, उसको गर्म करा कथन नली में, और कथन नली के खुले सिरे से को अपने पड़ोसियों या स्वयं की ओर ना करें। क्यों? क्योंकि जो सल्फर की जो ये गैस है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। तो हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा दूर रखते हैं और ऐसे ऐसे करके अपने पास में उस गैस को हल्का हल्का सा लाते हैं। तो गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। गैस को कैसे? अपने हाथ से ऐसे ऐसे अपने ओर मोड़ दीजिए, उससे आपको खुशबू या फिर वो गंध मिल जाएगी कि सल्फर की क्या गंध होती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये रहा हमारा सूत्र समीकरण। अभी जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी उसके बारे में, फेरस सल्फेट को जब हमने तापन दिया, जब हमने गर्मी दी, तो वो फेरिक ऑक्साइड बना, वो सल्फर डाइऑक्साइड बना और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो इसमें क्या हुआ? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में
टूट गया। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था भाई संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक उत्पाद बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक अभिकारक से वियोजित होकर दो या दो से अधिक हमारे पास में सरल उत्पाद बनते हैं। तो संयोजन का बिल्कुल उल्टा, संयोजन अगर दो चीजों को मिलाकर एक बनाता है तो वियोजन या फिर अपघटन एक चीज को तोड़कर दो या दो से अधिक बनाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया समझ में आ गई। इस जो हमने अभी अभिक्रिया करी थी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला था फेरिक ऑक्साइड के साथ में फेरस सल्फेट गर्म करने पर, उसका यह है हमारा समीकरण। ठीक है, यह हमारा संतुलित समीकरण क्या है, 2FeSO4 Fe2O3। 2FeSO4 को जब हमने तापन दिया तो हमको मिला Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे देखते हैं, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जरूरी नहीं, देखिए बहुत सारे तरीकों से एक किसी भी अभिकारक का वियोजन हो सकता है, लेकिन जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा के द्वारा वियोजन करते हैं तो उसको ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्मा के वजह से टूटा है ना वो, ऊष्मा के वजह से जब कोई भी अभिकारक टूटता है तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, उसके तो एक उदाहरण तो ये है ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। दूसरा ये रहा, चूना पत्थर जो है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हम गर्मी देते हैं तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है और ये गर्मी के वजह से टूट रहा है, ये तापन के वजह से टूट रहा है, इसलिए हम इसको ऊष्मीय वियोजन भी कहेंगे। तीसरा देख लेते हैं हम उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब में भी क्या हुआ, लेड नाइट्रेट अकेला बेचारा टूटा, क्या बनाने को, लेड ऑक्साइड बनाने को, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने को और ऑक्सीजन बनाने को। और किस वजह से टूटा, तापन के वजह से। और जब ऊष्मा के वजह से या तापन के वजह से कोई भी वियोजित होता है अभिकारक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, समझ आ गया, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल चीजें हैं ये तो। आगे बढ़ते हैं फिर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिनों तक सफेदी या पुताई करने के बाद बनता है और दीवारों को चमकदार फिनिश देता है। तो हमारा जो पुताई होती है, हमारी जो सफेदी होती है दीवारों की, वो हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, वो हम करते हैं बुझे हुए चूने से या बिना बुझे हुए चूने से, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने कर दी, हमने दीवारों की पुताई कर दी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारे हवा में, हमारे वायु में जो उपलब्ध हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ में मिलकर ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में पानी भी बनाता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये देता है एक चमकदार फिनिश। तो आप कभी देखेंगे कि अगर आपकी घर की पुताई हुए तो 2 से 3 दिन बाद एकदम से आपको दिखेगा कि दीवारें काफी ज्यादा चमकदार हो गई हैं। ठीक है, चमत्कार नहीं, चमकदार हो गई हैं। और ये चमकदार क्यों होती हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने परत लगाई थी हमारे दीवारों पे, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन गई है। किस तरह से, हमारे वायु में उपलब्ध, हमारे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे हमारी अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। ठीक है, समझ में आया? एक और बार पढ़ लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिनों तक सफेदी या पुताई करने के बाद बनता है और दीवारों को चमकदार फिनिश देता है। ठीक है, चमकदार फिनिश किस वजह से होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से।
ठीक है। हम पुताई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, लेकिन वो वायु में उपस्थित CO2 के साथ में रिएक्शन या अभिक्रिया करता है और हमको कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है, जो कि फिर हमको देता है एक चमकदार फिनिश। ठीक है, समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए कितनी ज्यादा दिलचस्प बात है, हमारे रोज हमारे घरों में हमारे सामने होती है, लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ पे भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का विद्युत अपघटन। तो हमने पढ़ा था कि ऊष्मीय अपघटन एक चीज होती है। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, जब हम तापन या ऊष्मा से जब हम वियोजन करते हैं, तब उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कुछ वियोजन विद्युत के वजह से भी होते हैं। ठीक है, विद्युत के वजह से भी कुछ वियोजन या फिर अपघटन होते हैं, उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं जल का विद्युत अपघटन। मतलब जो जल है हमारा पानी H2O जो है वो क्या होएगा, वो अपघटित होएगा, वो वियोजित होएगा, वो टूटेगा। किस वजह से? विद्युत के वजह से। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस मतलब टूटना और इलेक्ट्रो मतलब विद्युत। ठीक है, तो विद्युत के वजह से टूटना। आगे देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का अपघटन विद्युत प्रवाह को पारित करके किया जाता है। मतलब जो पानी है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर देखिए ये पानी है ना, ये पानी है, तो पानी के अंदर हम क्या करते हैं, हम विद्युत का प्रवाह करते हैं। विद्युत का जैसे ही हम प्रवाह करते हैं, जो हमारा पानी है वो भैया वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक बीकर ले लेंगे, है ना, बीकर में हमने दो ऐसे डाल दिए कीले, मान लीजिए कीले डाल दिए, और यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी। ठीक है, इसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी, और फिर हमने क्या करा, हमने विद्युत का प्रवाह शुरू कर दिया। तो उससे हम क्या देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो ऊपर का जो भाग है टेस्ट ट्यूब का, वो खाली होने लग जाता है, वहां पे पानी नहीं होता। तो यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन और यहाँ पे होता है हमारा हाइड्रोजन। वो धीरे धीरे पानी को तोड़ तोड़ कर इन गैसों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम दोनों इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले के घटन का निरीक्षण करते हैं। ये बुलबुले परख नली में पानी को विस्थापित कर देते हैं। मतलब विस्थापित मतलब उसकी जगह ले लेते हैं। तो वो धीरे धीरे ये जो बुलबुले हैं ये ऊपर उठते हैं और पानी को धीरे धीरे बाहर धकेलने लगते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में क्या है, धीरे धीरे करके गैस भरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को बाहर करते हैं और पानी की जगह गैस ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? गैस जो है वो पानी को थोड़ा सा विस्थापित करने लगता है। विस्थापित मतलब अपनी जगह से हटाने लगता है ताकि गैस वहां पर आ पाए। ठीक है, समझ में आ गया? आप ये देख रहे होंगे कि एक तो इतना भरा हुआ है और दूसरा और ज्यादा गैस है। तो ये जिसमें कम गैस है वो है O2 और जिसमें ज्यादा गैस है वो है हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? आप देखिए हमारे पास में क्या है, रिएक्शन H2O टूट कर हमको H2 और O2 देता है। हमने अभी पढ़ा कि संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे भी 2 H2 है, लेकिन यहाँ पे एक ही O है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पे एक O को हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको 2H2O बना देंगे। तो अब क्या हुआ, 2O हो गया और यहाँ पे भी 2O हो गया, यहाँ पे भी 2O है और यहाँ पे भी 2O है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 4H हो गया और यहाँ पे 2 ही H है। तो उस 2H को हम क्या करेंगे, उसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, 2H2O इट गिव्स 2H2, है ना, 2H2 और O2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2O जो है वो टूटकर 2H2 और O2 देता है। तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि O2 की जितनी भी मात्रा होगी उससे 2 गुना ज्यादा हाइड्रोजन की मात्रा उत्पन्न होगी। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है।
समझ आ गया भाई, समझ आ गया, बहुत ही आसान था। बस विद्युत से वो जो जल है हमारा वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो है वो ज्यादा मात्रा में बनता है और ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में बनता है। एक और मैं आपको समझा देती हूँ हाइड्रोजन क्यों ज्यादा मात्रा में बनता है। हमारे पानी का सूत्र क्या है, हमारे पानी का सूत्र है H2O। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हर एक ऑक्सीजन के लिए हमारे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हर एक जो हमारा मॉलिक्यूल टूटेगा H2O का, तब हमको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देगा। ठीक है, इसीलिए भी हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, समझ आ गया, मैंने पूरी कोशिश करी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो क्या श्वेत रंग का होता है पहले सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होता है जब हम सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पे पड़ने देते हैं तो ये दूसरे रंग का हो जाता है। और वो दूसरा रंग ऐसा क्यों होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा AgCl, वो हमारे प्रकाश के साथ में, वो हमारे प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। और जब वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है तो वो सिल्वर अपना रंग देता है और क्लोराइड अपना रंग देता है। तो इसीलिए हमारे को एक दूसरा रंग दिखाई देने लगता है। पहले तो ये श्वेत रंग का था, है ना जी, पहले तो ये श्वेत रंग का था, अब ये सिल्वर का रंग दिखाएगा। और क्लोरीन, जो क्लोरीन तो खैर उड़ ही जाएगा क्योंकि वो गैस है, लेकिन ये सिल्वर का रंग दिखाने लगेगा, इसीलिए श्वेत से वो दूसरे रंग का हो जाता है। ठीक है, समझ में आए। इसमें क्या हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा था ऊष्मा के वजह से अपघटन होता है, फिर हमने पढ़ा विद्युत के वजह से अपघटन होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट या फिर प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हुआ, प्रकाश के वजह से अपघटन हुआ। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। फिर से वही, लाइसिस का मतलब टूटना और फोटो का मतलब प्रकाश, तो प्रकाश के वजह से टूटना। तो यहाँ पे AgCl का क्या हुआ, वो प्रकाश के वजह से वियोजित हो गया Ag और Cl2 में। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, वो प्रकाश के उपस्थिति में क्या हुआ, वो वियोजित हुआ और वो बनाया सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं फटाफट से। हमने अभी तक पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, ऊर्जा उत्पन्न होती थी, ऊष्माशोषी में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ली जाती है। रिएक्शन में जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर ऊष्मा जो है वो ली जाती है, वो दी नहीं जाती है। ठीक है, तो वो उत्पाद के साथ में ऊष्मा नहीं उत्पन्न करेगा, वो अभिकारकों के साथ में ऊष्मा लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऐसे निकलता है, गर्मी निकलती है, ताप निकलता है ना, ऊष्मा निकलती है बाहर। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ताप अंदर ली जाती है। ठीक है, तो जब भी हम ऊष्माशोषी, मान लीजिए इस बीकर में ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है, तो जब भी हम मान लीजिए इसका कुछ तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया होनी शुरू होती है, ये जितनी भी उसके आसपास ऊष्मा होती है उसको अंदर लेकर उस अभिक्रिया में प्रयोग करना शुरू कर देती है, और इस वजह से एकदम से ये जो बीकर है उसका तापमान नीचे गिरने लग जाता है। मान लीजिए वो हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। जबकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जैसे जैसे उत्पाद का उत्पन्न होता है ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर तो भाई ताप जो है वो बढ़ता जाता है और इसके अंदर ताप जो है वो घटता जाता है। समझ में आ गया ऊष्माशोषी क्या है। ऊष्माशोषी में ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है। ठीक है, मतलब ऊर्जा जो है वो अब्सॉर्ब होती है, वो ली जाती है, वो दी नहीं जाती। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे अब है ये प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में लिया जाता है। सफेदी या फिर पुताई, या फिर इंग्लिश में हम इसको व्हाइट वॉश भी बोलते हैं, है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्या चीज थी हमने पढ़ी थी इस बारे में, X क्या चीज है, X है CaO, कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आम भाषा में हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो समझ में आ गया पदार्थ X क्या है। पदार्थ X समझ में आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड है और वो बिना बुझा हुआ चूना है। अब इन्होंने क्या बोला, ऊपर जो एक में दिए हुए पदार्थ X है उसका जल के साथ में अभिक्रिया बताइए। हमने इस बारे में पढ़ा था, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये एक संयोजित अभिक्रिया भी है। तो हमको पता पड़ गया X क्या है। X है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ में जब हम पानी मिलाते हैं तब हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या और इसको हम रासायनिक भाषा में बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हाइड्रोक्साइड है ना। तो पानी, और इसके साथ में हमको एक और चीज क्या देता है, एक और चीज देता है ऊष्मा। ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। तो दोनों उत्तर आ गए हमारे पास में। X क्या मिल गया हमको, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बिना बुझा हुआ चूना, और उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना होता है, और उसके साथ में हमको मिलती है ऊष्मा या फिर गर्मी। ठीक है, या फिर गर्मी या फिर ताप, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 1 क्या है साथ में लिख लीजिए ताकि भूले नहीं आप। प्रश्न 2 पे चलते हैं अब फटाफट से। क्रियाकलाप 1.7 1.7 जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, मैं बताती हूँ कौन सा है। वो है जल का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, ठीक है, या फिर वियोजन। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एक एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुना होती है। दूसरे में एकत्रित मात्रा से 2 गुना होती है। इस गैस का नाम बताइए। मैंने क्या बताया था, जल का जब विद्युत अपघटन होता है, विद्युत देते हैं हम इसको, है ना, विद्युत अपघटन होता है तो बनता है H2 और O2, है ना। फिर हम इसको संतुलित बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो हमको उससे क्या पता पड़ा कि जो ऑक्सीजन है उससे हमेशा 2 गुना ज्यादा हमारा हाइड्रोजन का उत्पन्न होगा। ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया था कारण, क्योंकि हमारा जो पानी का ये है, हमारा सूत्र H2O है, तो उसका मतलब क्या है, हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होंगे। तो हर मॉलिक्यूल जब वो टूटेगा तो हमको देगा 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो इस वजह से हमारे जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो दुगनी होती है। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में जब हम उसको विश्लेषण करते हैं तब हमको समझ में आता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा 2 गुना होती है। तो इस गैस का नाम बताइए। गैस का नाम क्या हो गया भाई, गैस का नाम हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, जिसको हम कैसे लिखते हैं, H2। और ऐसा क्यों होता है, आप बस ये समीकरण लिख दीजिएगा। समीकरण में लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा संतुलित समीकरण है और इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन है वो 2 गुना ज्यादा उत्पन्न होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, समझ में आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज बहुत ही बारीकी से समझा दी है। आप इसको पढ़ते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे ये समीकरण वगैरह क्या है, या अभिक्रियाएं वगैरह क्या है, और रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।